चलिए तो इसका आज सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्या है, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको सोल्व करते हैं। तो ये एक बिंदु 30 मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू करता है और 3 सेकंड के बाद, तो 3 सेकंड के बाद ये आदमी कितना डिस्टेंस तय करेगा? 30 दिया, 90 मीटर डिस्टेंस तय करेगा। अभी उसी बिंदु से, मतलब मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, पॉइंट ए से ए गया, यहाँ से 90 मीटर दूर गया और बी यहीं से शुरू करता है, तो कितने देर बाद, मतलब कहाँ पकड़ेगा इसको? तो लगभग यहाँ के आसपास सपोज करेंगे पकड़ लेता है। बी की स्पीड है 50 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो इन 90 मीटर का डिस्टेंस जो है बी कितना देर में तय करेगा? अच्छा, बी है जा रहा है 50, बी जो जा रहा है वो 50 से जा रहा है और ए जा रहा है 30 से मीटर प्रति सेकंड से। तो रिस्पेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा? बी माइनस ए, जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड है ना। तो ये 90 मीटर जो कवर अप हुआ होगा वो 20 मीटर प्रति सेकंड से होगा। तो 9/2 सेकंड में बी जो है ए को पकड़ लेगा। अब एक बात बताइए, 9/2 सेकंड में बी कितना दूरी तय करेगा? तो बी की स्पीड है 50, 50 स्पीड से जो बी का डिस्टेंस होगा 9/2 में, वो कितना हो जाएगा? 225 मीटर। तो कह रहा है कि ए और बी द्वारा पकड़े जाने से पूर्व कुल दूरी, तो बी भी तय किया 225 मीटर और ए भी तो 225 तय किया होगा, तो 450 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए अपनी दस्ता से दुगना और बी अपनी दस्ता से इतना काम करे तो काम 6 दिन में हो जाता है। यदि ए और बी मिलकर काम करें तो 10 दिन में काम हो जाता है। यदि ए अपनी दस्ता से दुगना काम करे और बी अपनी दस्ता का 1/3 काम करे तो काम 6 दिन में होता है। मान लीजिए कि इसका एलसीएम कितना आया? 30। ए और बी की दस्ता 3 हो गया और इसकी दस्ता 5 हो गया। अब ए और बी की दस्ता 3 है तो हम ऐसे करते हैं कि 2a प्लस 2b की दस्ता कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ दिया हुआ है 2a प्लस b/3 की दस्ता कितना है? 5। तो घटाएंगे तो 2 में से 1/3 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 6 5/3b, 5/3b बराबर 1। तो बी की दस्ता कितनी आ गई? 3/5। बी की दस्ता 3/5 आ गई। तो ए की दस्ता कितनी हो जाएगी? ए की दस्ता हो जाएगी, ए प्लस बी बराबर 3 है तो ए की दस्ता हो जाएगी 3 में से 3/5 को घटाना पड़ेगा। 15 में से 3 जाएगा 12/5 ए की दस्ता। पूछ रहा है कि ए और बी, तो ए कितने दिन में काम करेगा? 12/5 से। ए को टोटल काम लगेगा 30 काम है, 12/5 से करेगा तो 6 गुना का 2, 6 5 30, 25/2 दिन लगेगा ए को। यदि 25/2 दिन कौन है? ऑप्शन में एक ही है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो, ये परिस्थिति कब बनेगी? ये परिस्थिति तभी बनेगी जब मान लो कि यहाँ एक्स और वाई और जेड सब बराबर हो, तभी ना ये परिस्थिति बनेगी। ऐसे ये परिस्थिति बनेगी नहीं, ठीक ना। तो ये परिस्थिति तभी बनती है जब एक्स और वाई और जेड बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई और जेड तीनों बराबर है। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ मान लीजिए कि सब 1 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? 7 3 10, 10 में से 5 घट गया। सबको 1 1 देंगे तो 10 में से 5 घट गया 5, अब बटा यहाँ 5 कितना आ जाएगा? 1। तो इसका 1 आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसको देखिए, साइन 3 थीटा सेक 2 थीटा बराबर 1, तो इतना का वैल्यू क्या है यदि आप जानते हैं तो आपको बता दें कि साइन ए इंटू सेक ए बी यदि 1 है तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। नहीं जानते हैं तो बता देते हैं कैसे। देखिए हम क्या करते हैं, साइन 3 थीटा को 3 थीटा लिखते हैं इंटू सेक 2 थीटा को क्या लिख देते हैं, 2 थीटा 1, यही ना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर 1 साइन 3 थीटा, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑफकोर्स ई और ई कट के 1 आ जाएगा, मतलब इसका और इसका योग 90 डिग्री का बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों को जोड़ेंगे 3 थीटा 2 थीटा को तो 5 थीटा हो जाएगा, और 5 थीटा बराबर यदि 90 डिग्री है तो थीटा कितना आ गया, 18 डिग्री। थीटा यदि 18 डिग्री आ गया तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3 18 पचे 90/2 45, तो 3 10 स्क्वायर 45 डिग्री -1, 10 45 का वैल्यू 1 होता है तो 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 से कोई संख्या 2 से कब करता है, जब लास्ट का जो डिजिट है वो 2 से कट जाए। 4 से कब करता है, जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए। 8 से जब 3 डिजिट, 16 से जब 4 डिजिट। तो ये रूल्स है, तो हमको खोजना है कि M4 4 से कटेगा कब, जब पूरा संख्या 4 से कब कटेगा, जब ये M4 4 से कट जाएगा। अब देखिए 1 4 14, ये 1 रखें वो M की जगह, तो 14/4 नहीं कटेगा, 34/4 नहीं कटेगा, 54/4 नहीं कटेगा, 0 रखना पड़ेगा, 0 4 4 से कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपया है, ई है। अब यदि कहता है कि यदि ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो पहले वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए धन मान लिए कि 100 रुपया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 20% के हिसाब से क्या हो जाएगा, 20x का 1/5, 1/5 नहीं है, x का फिर 1/5, x/25, यही ना आएगा। इतना बराबर दिया हुआ है 200 रुपया। अंतर तो यही होता है, ये जो निकलता है ट्री में ये निकल गया आपको साधारण ब्याज, ये पूरा निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज, ये 200 रुपया। समझ गए ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा x/25 बराबर 200, तो x बराबर आ गया 25 गुना 200, मतलब 5000। x का वैल्यू 5000 है, प्रिंसिपल 5000 है। अब देखिए 5000 रुपया की राशि है, कहता है कि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि हो, तो ब्याज अर्धवार्षिक का मतलब 20% को क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो एक वर्ष, पहले वर्ष को 2 वर्ष में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दर आधा और समय दुगना हो जाता है। तो एक वर्ष को 2 वर्ष में डिवाइड करिएगा, सेम 10% के हिसाब से यहाँ 500 हो जाएगा, यहाँ भी 500 हो जाएगा, इसका भी फिर 10% निकालेंगे तो ये 50 हो जाएगा। वही पूछ रहा है कि अंतर बताइए, तो ये 50 रुपये का अंतर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो ये सब तो अच्छा, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि देख ही नहीं पाएगा अपन। नेक्स्ट देखते हैं। क्या है कि त्रिभुज एबीसी और डी के समान है, मतलब सिमिलर है, सिमिलैरिटी है। ए बी 12 है, यदि ए बी सी में और डी एफ ट्रायंगल है और ए बी 12 है, उसके समांतर भुजा डी की लंबाई 8 है, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप तो सिमिलर है। यदि एरिया कहता
एरिया का तथा स्क्वायर का रेशियो हो जाता है, लेकिन परिमाप कह रहा है ट्रायंगल ABC का परिमाप बटा ट्रायंगल DEF का परिमाप कह रहा है, तो बस भुजा का ही रेशियो रह जाएगा। 12 और 8 का रेशियो आएगा, कितना आएगा 4 12, 4 दूनी का 8, 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। इसको देखिए थीटा न्यून कोण है, ये ऐसे है, 0 दिया है, इसका मतलब क्या है कि tan थीटा बराबर cot थीटा। ये कब आता है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री हो। ये कब आता है, जब इतना बराबर 1 हो। तो यहाँ यदि 1 दे दे वैल्यू, तो 1 का कुछ भी स्क्वायर करिए 1 ही, 1 का कुछ भी स्क्वायर करिए 1 ही, 1 1 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी तो बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, अगला देखते हैं। उसको लास्ट में वो सब देखेंगे। चलिए ये क्या है, यदि यहाँ पे हम x-3 को y मान लें तो क्या हो जाए, y प्लस 1 बटा वाई बराबर 4 है, तो वाई क्यूब प्लस 1 बटा वाई क्यूब निकालना है, यही ना। हम जानते हैं कि ऐसे निकालने के लिए क्या हो जाता है, y प्लस 1 बटा वाई का कर दीजिए क्यूब, हमें से 3 इंटू वाई प्लस 1 बटा वाई को घटा दीजिए, इसको करिए तो यहाँ 4 का क्यूब माइनस 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 64 में से 12 घट जाएगा तो 52। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज के ब्राह्मवृत्त और अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का योग इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। समबाहु ट्रायंगल है, ठीक है, इसके ब्राह्मवृत्त अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल देखिए, समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा मान लीजिए ए है, तो ब्राह्मवृत्त का रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल एल से सूचित करते हैं ए बटा √3, और अंतर्वृत्त का रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर बराबर ए बटा 2√3। क्षेत्रफल का योग का मतलब क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालें तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये दोनों का योग कर रहा है, तो ये दोनों का योग निकाल ले तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर पाई कैपिटल आर का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, है ना, पाई कैपिटल आर। अच्छा इसको छोड़ो, पहले निकाल लेते हैं। कैपिटल स्क्वायर आर का स्क्वायर स्मॉल आर का स्क्वायर सॉरी, तो ई दोनों का योग, ई दोनों का योग का मतलब क्या है, पाई इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया जाए तो ए स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर किया जाए तो ए स्क्वायर बाई 4 तो ए स्क्वायर बाई 3 प्लस ए स्क्वायर बाई 12 बराबर देता है 770। इस पाई को हम यहाँ से उठाते हैं और इधर लेके आते हैं, 22/7 7, 11 दूनी का 22, 11 सतह 70, यहाँ 35, तो क्या निकला, ए स्क्वायर बाई 3 प्लस ए स्क्वायर बाई 12 बराबर 35 गुना 7। तो ये 12 भी इनका जोड़ निकाल दिया जाए तो यहाँ 12, यहाँ 4 ए स्क्वायर, यहाँ 1 ए स्क्वायर बराबर 35 गुना 7। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो 5 ए स्क्वायर बराबर 35 गुना 7 गुना 12, 5 इधर से कटेगा तो यहाँ क्या आ गया 7, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 49 गुना 12। हमें निकालना क्या है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3 का √3/4 भुजा स्क्वायर 49 गुना 12, यहाँ 4 से 1 कट जाएगा 3, 49 दिया 9 तिया 27 वाला आंसर आएगा, और √3 तो रहेगा ही, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करते हैं।
सेब के मूल्य में 33.3% की वृद्धि होने पर मान लीजिए 33% का वैल्यू क्या होता है, 33% का मतलब 1/3। तो प्राइस जो है सेब का वो 3 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 4। तो कंजम्पशन हमें ऑटोमेटिक, यदि चाहते हैं कि खर्चा ना बढ़े तो पहले यदि 4 खाते थे तो अब 3 करना पड़ेगा, तभी ना। पहले 12 रुपये का खर्चा होता था, अभी भी 12 रुपया खर्चा होगा, समझ रहा है। कंजम्पशन को उल्टा करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि वही कह रहा है, क्या कह रहा है कि देखिए 16 रुपये में 4 सेब कम खरीदता है, यहाँ 1 सेब कम खरीद रहा है। तो 4 सेब कम खरीदवाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, मतलब ये 16 और ये 12। अब कहेंगे 16 रुपये में 4 सेब कम खरीदेगा, तो 16 रुपये में पहले 16 सेब खरीदता था, अब 12 सेब खरीद रहा है। तो सेब का वास्तविक मूल्य पहले कितना था, 1 रुपये था। पैसा में कितना हो जाएगा, 100 पैसा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए बी तो वही है, अगला देखते हैं। चलिए इसको देखिए। एक कंपनी महंगाई के समय में अपनी कर्मचारी की संख्या इतना के अनुपात में कम कर देता है। देखिए संख्या क्या किया, वो कर्मचारियों की घटा दिया, 5 से संख्या 3 कर दिया, और पहले जो सबको सैलरी देता था वो 7 से 8 बढ़ा दिया। तो टोटल जो खर्च हुआ उसका कंपनी का, वो पहले यदि 35 होता था, अब 24 ही हुआ। तो कितना सेविंग कर लिया, ये यहाँ 11 रुपया की सेविंग कर लिया, और यही 11 का वैल्यू 55,000 है, एक का वैल्यू 5,000 हो गया। तो कंपनी के प्रारंभिक व्यय क्या था, प्रारंभिक व्यय था 35। 35 में 5 से गुना करें, 25 25 अपन 15 2 17, 175 वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी की लंबाई 36 सेंटीमीटर, ये एबीसीडी है समानांतर चतुर्भुज, और यहाँ जो बीडी की लंबाई है वो 36 दे रखा है, ठीक है। इसकी लंबाई 36 है, विकर्ण वहाँ की लंबाई। और पी और क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी और एडीसी के केंद्रक है, ए बी सी ट्रायंगल बना दीजिए। ट्रायंगल एबीसी जो ट्रायंगल बनेगा ना, इसके केंद्रक कौन है, पी, और ई जो ट्रायंगल बनेगा एडीसी, इसका केंद्रक कौन है, क्यू। पी क्यू की लंबाई पूछ रहा है। देखिए बीडी की लंबाई है टोटल कितना, यदि इसमें एक केंद्रक है, बेसिक सी बात कि यदि इसमें एक केंद्रक है तो ई रहेगा 2:1 में, ई भी रहेगा 2:1 में। सबसे बड़ी चीज है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को हम विभाजित करते हैं, तो ये टोटल यदि 36 है तो ये हो जाएगा 18, और ये 18 का ई एक कितना होगा, जब ये पूरा 18 है तो ये कितना हो जाएगा 6, जब ये पूरा 18 है तो ये कितना हो जाएगा 6, है ना। 1/3 18 का निकालेंगे तो ये 6 6 कितना हो गया 12, यही पी क्यू की लंबाई हो गया, यहाँ से यहाँ 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये है कि इतना बराबर 90 दिया हुआ है, इतना का धनात्मक से x² प्लस y² का मान निकालना, ठीक है। इसको पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे तो ये 2x² हो गया प्लस 3x हो गया बराबर 90 है। अब ऐसा करने के लिए पहले बेसिक चीज़ क्या है, एक्स का कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे एक्स का वैल्यू दे देते हैं, या सोल्व कर लेते हैं सबसे आसान, क्योंकि सोल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, 90 दूनी का 180, 180 को 3 के डिस्टेंस में तोड़िएगा कितना आएगा, 15 × 12, 2x²
+15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। x कॉमन ले लें, 2x प्लस 15, यहाँ 6 कॉमन ले लें तो x, हाँ 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से आ गया 6 और ये को आ गया -15/2। हम x बराबर 6 को लेके चलेंगे, -15/2 को नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है, धनात्मक संख्या है, तो x बराबर 6 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखिए 7 के पावर -1/2 है। यदि इसको थोड़ा और देखेगा तब आपको समझ में आएगा कि 7 के पावर और ठीक है, इसको अरे यार 100% सब गड़बड़ हो गया। इसको हटाओ पहले, इसको देखिएगा। x बराबर हमें कितना आया था, x बराबर आया था 6। इतना याद रखना है कि x बराबर 6 आया था। इसको देखिएगा तो ये ऐसे लिखा हुआ है 7 के पावर -1/2 प्लस 2 के पावर -1/2 अब बराबर y के पावर 1/2। अब इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसको ऐसे लिखना सकते हैं ना, y के पावर 1/2 टू y के पावर 1/2 अब बराबर y के पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 y के पावर 1/2 बराबर y के पावर 1/2। यहाँ से यहाँ गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा y, है ना, y के पावर 1/2 गुना y के पावर 1/2 बराबर 9। पावर में गुना, मतलब गुना में पावर जुड़ जाएगा तो y बराबर 9, y बराबर 9 आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि दोनों का स्क्वायर क्या होगा, तो 36 और 181 कितना होता है, 117 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इतना बराबर 4/9 है तो इतना का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए x बराबर 4 पुट करिए तो 4 चौका 16 सत्ते 16 गुने 7 माइनस 19 गुने 4 गुने 9 प्लस 11 गुने y का स्क्वायर 81 हो जाएगा बटा y बराबर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81। इसी को सोल्व करना है, सोल्व करते हैं तो 16 7 छक 42 की 2 हाथ बनाए 4 और 7 4 11 112 हो जाएगा, में से घट जाएगा 19 चौका 76 होता है। 76 में 9 से गुना करेंगे, 9 चौका 54 और 9 सत्ते 63 और 5 68 684 और यहाँ हो जाएगा 81 और 81, सॉरी 81 और 81, 1 8 1 9 8 891 जुट जाएगा, नीचे तो 81 है। ठीक है, तो अब देखिए ये 891 होगा ना यार, तो 2 1 3, ठीक है, 9 और 1 10 और 8 1 9 1 10 में से 684 को घटा दीजिए 81। अब देखिए 684 तो कितना हो जाएगा, इस 684 में यदि हम 16 जोड़ें और ये 3 16 3 19 जोड़ें तो 700 और 300 और मतलब 319 बटा 81, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तेरा
इसको देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि ABCD आयत है, ABCD आयत है, AB पर F एक बिंदु, अच्छा AB पर F एक बिंदु है, ये बिंदु है, और C DF के लंबवत है, C जो है DF के लंबवत है, C 60 है, ये जो है 60 है, और DF 40 है, ये जो पूरा दिया हुआ है वो 40 है। तो ABCD का क्षेत्रफल क्या है देखिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि क्या करें, सपोज करो इसको यहाँ से यहाँ मिला दें, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट है, ये लंब है, ठीक है, और ये लंब है और ये आधार हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, CDF का एरिया निकल जाएगा। CDF का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार 40 गुने ऊंचाई 60, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो, अब इसको पूरा अच्छे से ध्यान से देखिए तो हम देखेंगे क्या कि इस ट्रायंगल को दूसरे तरीके से एरिया कैसे निकाला जा सकता था। यदि इस ट्रायंगल में एक ऐसे लाइन होता तो भी एरिया निकाल सकते थे कि 1/, और यहाँ पे ऐसे लंब होता तो भी कह सकते हैं कि 1/2 और गुने CD आधार हो जाता और गुने ऊंचाई। अब एक बात देखिए, ये जो ऊंचाई है H, ये इसी के समान होगा ना, इसी के समान होगा ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो CD H बराबर हम क्या लिख सकते थे, AD। अब एक बात बताइए, CD क्या है लंबाई और AD क्या है चौड़ाई, तो हो गया 1/2 गुने CD गुने AD, और बराबर आ गया 1/2 गुने 40 गुने 60। 1/2 से 1/2 कट गया तो CD गुना AD बराबर 40 गुना 60। यही आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया, 2400। 2400 ये वाला आंसर हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्रमागत छूट में क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं, A और B को जोड़ देते हैं, और उसके बाद AB को गुना करके 100 से भागा करके घटा देते हैं, यही ना क्रमागत छूट निकलता है। 35 और 15 जोड़े 50 में से 35 गुने 15/100 को घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए 50 में से 35 गुना 15 करिए कितना आ जाएगा, 25 25, 5 और 15 20 और 2 22 और 2 और 3 2 5/100 करेंगे तो 5.25 घट जाएगा। तो 50 में से 5.25 को घटाइएगा तो 45 भी से भी कम पर 44.75 आएगा, जो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। देखिए ABC 3 मान इस प्रकार है, ये इसका योग है, B और C का योग इतना, और C और A का 3 मानों का औसत क्या है। ABC का औसत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, A प्लस B प्लस C निकाल के इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे, ये औसत हो जाएगा। अभी देखिए A प्लस B दिया हुआ है 5, B प्लस C दिया हुआ है 7.5, और C प्लस A दिया हुआ है 8.5। सबको जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस सी, जो कि आ गया 8 7 15, 5 20 1 21। A प्लस B प्लस सी कितना आ गया, 21/2 का मतलब 10.5। तो यहाँ औसत निकालना है तो 10.5 में 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3.5। यही आंसर हो गया ये वाला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये है कि यदि भुजा में k% की वृद्धि होने के कारण एक वर्ग का क्षेत्रफल 69% की वृद्धि होती है तो k का मान क्या है। देखिए वर्ग ये है, भुजा सॉरी ये आयत बन गया, मान लीजिए वर्ग है, ये में k% का वृद्धि हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल में वृद्धि होगा k प्लस k गुना k/100 का वृद्धि हो जाएगा, यही तो होगा। तो 2k
प्लस के स्क्वायर बाई 100 बराबर 69%। अब हमें क्या निकालना है, ऑप्शन से चलेंगे। सपोज करो 35 लेके चलते हैं, 35 दूनी का 70 ऐसे ही ज़्यादा हो गया, इसको लेके चलते हैं। 34 दूनी का 68 एक 69 लगभग बहुत ज़्यादा हो गया। 33 भी लेके चलें तो 66, यहाँ 9 लाना है। 33 गुना 33 बटा 100 करेंगे तो ये पॉइंटों में आएगा, तो 30 ही परफेक्ट है। 30 दूनी का 60 और प्लस 900 बटा 100 बराबर 969 आ गया। तो ऑप्शन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो बाह्य त्रिज्या और अंत त्रिज्या में अंतर क्या है। देखिए, समबाहु त्रिभुज है, भुजा 12 सेंटीमीटर है। अब बाह्य त्रिज्या का मतलब क्या होता है, कैपिटल आर, और स्मॉल त्रिज्या स्मॉल आर। तो बाह्य त्रिज्या ए बटा √3 होता है और छोटा अंतर त्रिज्या ए बटा 2√3 होता है। अंतर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 12 बटा √3 माइनस 12 बटा 2√3। एलसीएम निकालिएगा तो कहा जाएगा 2√3। तो यहाँ √3 2 बचा तो 24 हो जाएगा, में से 12 घट जाएगा तो यहाँ 12 बटा 2√3। 12 बटा 2√3 का मतलब 2√3 ही होता है, 2√3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये एक चीज जानते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इसमें बनाने के लिए इतना आइडिया होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ऐसा क्यों होता है, जो समझिए। ये यदि इसमें सब पॉजिटिव होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री के सारे आइडेंटिटी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक मतलब साइन का वर्जन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट का वर्जन पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस और सेक का वर्जन पॉजिटिव होता है। अब देखिए, साइन माइनस में जाने का मतलब क्या है, यहाँ पे है हम, यहाँ से माइनस में गए मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, तो यहाँ तो सब बाकी पॉजिटिव निगेटिव भी होगा। लेकिन कॉस वाला क्या है, कॉस माइनस में जाने का मतलब यहाँ तो एक कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, यही रीजन है। तो साइन माइनस पाई/3 को लिखना पड़ेगा हमें साइन पाई/3, जबकि कॉस माइनस को सिर्फ हम कॉस पाई/6 से भी काम चला देंगे। अब साइन पाई/3 का मतलब साइन 60 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, लेकिन निगेटिव में भैया। कॉस पाई/6 का मतलब कॉस 30 होता है, कॉस 30 का मतलब √3/2, लेकिन पॉजिटिव में। तो ये आंसर आ गया, कट जाएगा दोनों तो, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कुछ बचा ही नहीं, तो ये था मैथ्स के सारे क्वेश्चन जो हमने किया। अब कुछ क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं, इसलिए हमने इसको नहीं किया है। बाकी ये कोई बहुत भारी नहीं है। जैसे क्वेश्चन है बीटेक के फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या। अब देखिए, ये ऊपर है फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या, तो बीटेक के फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या है 18%। अब देखिए, इसको बनाने के लिए हम ये पूरा सोल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ मान लिए कि कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो को काट देते हैं, और यहाँ कितना है, 3 3 6 जीरो को काट दिए, तो यहाँ 40 और 35। बीटेक के फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 18%। 18% किसका, 40 का 18% निकाल लिए, 40 गुना 18 कर लिए। और एमबीए के परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, एमबीए के परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, सॉरी, यहाँ से यदि नीचे किया जाए तो एमबीए में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या 14% है। 14% के अंतर पूछ रहा है। अब देखिए 14, इसका 14% में से 35 गुना 14 निकालिए, जो आए वही आंसर। अब इसको कैसे निकालेंगे, 18 × 4 = 72, 720 में से 35 गुना 14, 4,
कितना हो जाएगा 350 और 5 को 20, 35 चौका कितना होता है 140, है ना। तो कितना हो जाएगा, सॉरी 140, कितना हो जाएगा 0 5 9 4, 490, 490 को इससे घटाइएगा तो 10, 500 हो गया और 220 और 220 और 10 230। नहीं आया क्या। बीटेक के फार्मा छात्रों की संख्या और एमबीए के परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या के मध्य अंतर। फॉर्म भरा है बीटेक का, यही तो होना चाहिए, ऐसे ही बनेगा। बीटेक का फॉर्म भरना है 18%, 40 × 18 कितना हुआ 720, ठीक है। और एमबीए की परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, एमबीए की परीक्षा में, एमबीए ये रहा, एमबीए में 14% है, नहीं 9% है यार, 14 नहीं है, एमबीए में 9% है। अब 9 निकालना है, 35 × 9 करना पड़ेगा, ये सबको हटाओ पहले। यहाँ क्या हो जाएगा 40 × 18 - 35 × 9। अब इसको सोल्व करिए, या तो फिर दूसरा उपाय क्या है कि ये 8 और 1 9 हो जाएगा, और 9 में किसी भी चीज़ से गुना करिएगा तो 9 का मतलब जीरो, जीरो में किसी भी चीज़ से गुना करिएगा तो जीरो आएगा, और यहाँ भी जी 9 है, 9 का मतलब जीरो, जीरो में किसी भी चीज़ से गुना करिएगा जीरो आएगा, तो मतलब जीरो आना चाहिए सिस्टम में। 5 3 8, ये 3, ये 9 हो गया, ये जीरो आ गया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऐसे भी। तो यही था, इस तरह से गुना भागा था। चलिए, थैंक यू।